नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा, स्पोक्समैन बार काउंसिल ऑफ दिल्ली। दोस्तों, आज फिर वही एक सिचुएशन खड़ी हो गई हमारे साथ एडवोकेट्स के साथ, जो अक्सर होती रही, जिसके लिए मैं बार बार चिल्लाता हूँ, बार बार आवाज उठाता हूँ। और मैं नहीं, डिफरेंट बार एसोसिएशन के लीडर्स और डिफरेंट बार एसोसिएशन के जो मेंबर्स हैं, एडवोकेट हमारे साथी हैं, वो हर बार शिकायत करते हैं कि पुलिस का रवैया उनके लिए बहुत ही, उनके साथ बहुत ही मतलब बेहुदा है। और पुलिस वाले न जाने अपने आप को क्या समझते हैं, क्या उनके दिमाग में रहता है, किस चीज का वो अ, वकीलों के साथ दुर्भावना रखते हैं, किस वजह से, ये समझ नहीं आता। ऐसा ही एक हादसा हुआ हमारे द्वारका कोर्ट के मेंबर, बार एसोसिएशन के मेंबर, उनका भी नाम राकेश शर्मा ही है। और वो आज मेरे साथ हैं स्टूडियो में। और उनके साथ पिछले महीने की 5 तारीख को एक वाकया हुआ। उनके साथ मारपीट की गई, उन्होंने कंप्लेंट की, उसमें एफआईआर लॉन्च नहीं हुई। वो मैं उनसे पूछूंगा, पूरी डिटेल वो बताएंगे। और मैं इस बारे में आज कुछ बहुत खरी खरी बातें करने जा रहा हूँ। हमारे साथ कोऑर्डिनेशन कमेटी के ऑनरी सेक्रेटरी और वहाँ द्वारका बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी जितेंद्र सोलंकी जी भी हैं, और राकेश शर्मा है। मैं बात करूंगा, इससे पहले कि मैं जितेंद्र सोलंकी से बात करूं, बहुत शॉर्ट में मैं राकेश जी के पास आ रहा हूँ। राकेश जी, क्या हुआ था 5 नवंबर? राकेश। नमस्कार। मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगा अपनी बार काउंसिल ऑफ दिल्ली का, द्वारका कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी जी का, और मेरे सीनियर्स और चैम्बर एसोसिएट्स का। 5/10/2023 को मैं मॉर्निंग में अराउंड 9 बजे साकेत कोर्ट के लिए जा रहा था। आई वॉज इन फुल एडवोकेट ड्रेस और मेरे हाथ में फाइल थी। रास्ते में एक लड़का मेट्रो में मेरे को उतरने नहीं दे रहा था। उस बात की मैं शिकायत करने के लिए नीचे मेट्रो प्लेटफॉर्म पे जाता हूँ। वहां पे एक लेडी हेड कांस्टेबल मंजू कुमारी आती हैं और मेरे को कहती है कि उधर साइड में कूड़ेदान के पास बैठ जाइए। जब मैं इस चीज के लिए उनको ऑब्जेक्शन रेज करता हूँ कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया कि मैं वहां बैठ जाऊं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना आपका काम है, इतना बोलते ही वो मेरे को लेफ्ट ईयर पे मेरे को स्लैप करती है, जिसके कारण मेरे को इंजरी आती है और मेरे लेफ्ट ईयर में काफी इंजरी आई है, जिससे मेरे को हियरिंग लॉस हुआ अराउंड 68% का। और ग्रीवियस इंजरी आने के बावजूद भी मैंने 100 नंबर पे, मेरी उस टाइम पे कॉल थी, रिटर्न कंप्लेंट थी, पुलिस ने खुद एमएलसी कराई थी, इसमें एक्यूज पुलिस ऑफिशियल थे, इसके कारण इसमें एफआईआर दर्ज नहीं की गई। फिर मैंने इस मुद्दे को जब सीनियर ऑफिशियल्स को, जब 1 महीना हो गया, मैंने डीसीपी मेट्रो को लिखा 6 नवंबर 2023 को। तो 8 नवंबर 2023 को मेरे लिए एक शॉकिंग न्यूज आती है कि मेरे खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हो जाती है अंडर सेक्शन 186, 353 और 509 आईपीसी के तहत। फिर मैं अपनी ऑनरेबल बार को एक लेटर लिखता हूँ कि मेरे साथ ऐसे ऐसे घटना हुई है। मैंने ओरली पहले बार को बताया था, बार को फिर मैंने राइटिंग में दिया। तो बार ने कल दिल्ली पुलिस का जो ये मिसकंडक्ट है, जो ये गुंडागर्दी कहूंगा मैं एक तरीके से, क्योंकि इसमें एक्यूज पर्सन पुलिस ऑफिशियल्स हैं, कोई एक्शन नहीं लिया गया। ह्यूमन राइट्स को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने 2-3 दिन पहले मेरे को ईमेल आई है कि डीसीपी से एक्सप्लेनेशन मांगी और एफआईआर दर्ज करने की मांग करी। बाकी मैंने सारा मुद्दा जितेंद्र सोलंकी जी और हमारे प्रधान एनसी शर्मा जी को बताया है, बाकी वो आपको बताएंगे सर इस मुद्दे में। ओके। तो क्या मतलब, जब उन्होंने आपको थप्पड़ मारा तो आपने रिटेलेट किया, कुछ आपने कुछ बोला वहां पर? नहीं, मैंने कुछ भी नहीं बोला। मैंने चुपचाप 100 नंबर पे कॉल की। जब मैं थाने में, जब मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, मैंने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन किया, तो मैंने बताया कि 100 नंबर पे कॉल भी मैंने किसी और के फोन से की है, अपने से नहीं की है, कि वो बंदा आई विटनेस ना बन जाए। तो उस केस में पुलिस ऑफिशियल ने उस बंदे को इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं कराया। उन्होंने कहा कि वो तो एडवोकेट ही है, आपके फेवर में बोलेंगे। इस तरीके ओ, की गुंडागर्दी पुलिस की है एडवोकेट्स के प्रति। ओके। सोलंकी जी, ये आपने सुना राकेश जी ने जो भी बताया आपको, डिटेल में इन्होंने बताया होगा। अ, क्या इसमें मतलब बार एसोसिएशन का अब रोल रहेगा? सर, जो भी बार एसोसिएशंस हैं उनका एक ही काम होता है कि अपने मेंबर्स के लिए वो खड़ी रहें, और अगर कोई परेशानी आती है तो उस समय पर अपने मेंबर के लिए जो हो सके, जो बन पड़े, वो करना चाहिए। ये बड़ी दुखद है कि दिल्ली पुलिस के ऐसे रवैये, ये कोई पहला वाकया नहीं है। ऐसे रवैये दिल्ली पुलिस के अक्सर हमें सुनने को मिलते हैं। दिल्ली शहर में तो ये बात आम हो गई है कि अगर कोई एडवोकेट की ड्रेस में है तो दिल्ली पुलिस
उसके खिलाफ ज्यादा ही रूड हो जाती है। नहीं, इन्होंने अगर बताया हमारे कि साथ इन्होंने ओरली बार को इन्फॉर्म किया था इंसिडेंट के बारे में, तो क्या उस वक्त बार इन्होंने ने जब कोई हमें लेटर वगैरह कोई इन्फॉर्म पुलिस को लिखा था? हमने हमने पहले डीसीपी मेट्रो को भी बोल चुके हैं, उनको भी बोल जनकपुरी मेट्रो वाला है उनको भी बोल चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, रिटर्न में कुछ दिया गया था, ओरली नहीं कर बातचीत रहे हुई हैं। थी आपकी और उल्टा पहले? हमें ये और लगा है कि जब से हमने लेटर दिए हैं, या डीसीपी साहब को, जो इनके मेट्रो के डीसीपी होते हैं, उनको हमने रिटर्न में रिक्वेस्ट करी है कि हमारे मेंबर के साथ ऐसे ऐसे हुआ है, आप प्लीज इस मामले में मदद कीजिए। लेकिन उसके साथ हमारे वकील साहब की मदद करने के बजाय इनके घर पे हमें पता चला है, इन्होंने हमें बताया परसों कि मेरे घर पे भी पुलिस वाले आने लग गए हैं और इस प्रकार का माहौल बना दिया है कि अगर मिले तो हो सकता है वो उठा के अरेस्ट ही कर दे, और कुछ नहीं, नहीं पता कि और 2 सेक्शन बिल्कुल उसमें कर ऐड कर सकते दे, हैं, क्योंकि बिल्कुल जब कर वाक्य सकते हैं, अगर 5 एफआईआर अक्टूबर लॉन्च का है, हुई है। अगर अगर वाक्य 5 अक्टूबर का है, फ्रॉम द फर्स्ट डे इटसेल्फ 100 नंबर पे कॉल भी है, मेडिकल भी पुलिस करा रही है, तब से ही पुलिस को शुरू दिन से पता है कि जो वाकया हुआ है उसकी नॉलेज है। और उसके साथ ही उन्होंने एफआईआर करने का उनका बनता था, बट उन्होंने नहीं किया। अपनी ड्यूटी करते हुए जो काम करने चाहिए वो पुलिस तो कर ही नहीं रही है। साथ में अपने एक हेड कांस्टेबल के खिलाफ जब मामला दर्ज होता दिखा, तो वकील के खिलाफ ही छेड़छाड़ का मामला लगाना तो बड़ा शर्म की बात है दिल्ली पुलिस के लिए। नहीं, वैसे इसमें भी हमें क्या, बड़ी परेशानी हो। सोलंकी जी, इसमें क्या बार एसोसिएशन ने कोई चिट्ठी भी लिखी है किसी को? हाँ जी, डीसीपी को हमने ऑलरेडी चिट्ठी लिख चुके हैं हम। ये जो ये एफआईआर द्वार क्लोज होने के बाद या पहले? पहले लिख चुके हैं। ये ओके। एफआईआर के हम बाद लिखा है, क्योंकि तब तक तो हमें ये था, वकील साहब भी हमारे पास जो आए हैं वो ज्यादातर 8 के बाद आए हैं, तो पहले ही वो कॉन्फिडेंट कि इनकी एफआईआर हो जाएगी। 8 नवंबर को एफआईआर जब इनके खिलाफ होती है तभी हमारे पास आए हैं। हमने इनसे ये भी कहा, क्योंकि पहले चलते चलते बात होती थी, हमने कहा भी कि जो हमसे मदद हो जाए बताओ आप। लेकिन उस समय पे इन्होंने कहीं कहीं चिट्ठियां दे रखी थी, तो ही वॉज कॉन्फिडेंट कि बात बन जाएगी। लेकिन जब 8 नवंबर को इनके खिलाफ एफआईआर हो जाती है, उसके बाद ये थोड़ा सा हम लोग भी इस मामले में सीरियस हुए। हम लोगों ने भी इनसे कहा कि बताइए क्या बात हुई है, अगर कोई ऐसी दिक्कत है तो हम लोग साथ खड़े हैं। इन्होंने फिर रिटर्न में कंप्लेंट दी है। और परसों तो जब हमने इनकी रिटर्न कंप्लेंट आने के बाद में हमने जो डीसीपी हैं मेट्रो के, उनको रिटर्न में हमने रिक्वेस्ट करी कि हमारे मेंबर हैं और उनके साथ ऐसे ऐसे गलत हुआ है, उन्हीं को ही पीटा गया है, उन्हीं के साथ बदसलूकी हुई है, और 1 महीने के बाद उन्हीं के खिलाफ कर दी जा रही है। लेकिन टाइम पे हम कुछ एजिटेशन करते तो शायद चीजें सही डायरेक्शन में जाती। हमारी यही सिर्फ चिट्ठी यही मैं गई कहना तो चाह उसके रहा हूँ कि जैसे ही इंसिडेंट हुआ था, और राकेश जी कुछ कह रहे हैं? यस राकेश जी, बताएं। सर, इन्होंने खूब कोशिश करी, पुलिस ऑफिशियल्स ने मेरे होम टाउन तक, मेरी फैमिली तक काफी अप्रोच किया। जब इनको लगा कि ये बिल्कुल इनको जस्टिस चाहिए, किसी टाइप का वो नहीं कर रहा, तो मेरे लोकल जो दिल्ली में मेरा रेजिडेंस है वहां पे अप्रोच करना शुरू कर दिया, काफी पुलिस ऑफिशियल्स को भेजना शुरू कर दिया। जो कि मुझे एक चीज का बड़ा दुख है सर, जो 33 दिन 5/10/2023 को घटना होती है, और 6 नवंबर को जब मैं डीसीपी को ये रिप्रेजेंटेशन देता हूँ, 8 नवंबर को मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है, तो ये एक्शन पुलिस ऑफिशियल्स के खिलाफ भी होना चाहिए कि एक लेडी महिला हेड कांस्टेबल के साथ मैं एक महिला का सम्मान करता हूँ, इतनी बड़ी वारदात हो गई एक किसी पढ़े लिखे राकेश जी ऐसी एडवोकेट ने कोई इस तरह की वारदात हुई घटना नहीं उनके है। साथ में, तो उनका मुकदमा सेम डे क्यों नहीं दर्ज किया गया, 33 दिन बाद क्यों दर्ज किया गया ये मुकदमा? ये एक एग्जैक्टली, रिवेंज बहुत की बड़ा भावना मुद्दा में राकेश उनको कोई तुमने ऑप्शन उठाया है। नहीं मिला कि इसका यस, कानून का यस, बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है। दोनों ही पक्षों को हम ये मान लें कि उस लेडी के साथ ही बदतमीजी हुई थी, तो उसकी एफआईआर में भी यदि एक महीना वाकई में लगा। उसके साथ कोई गलत हुआ था उसके तो उसकी अगर, उसकी सेम डे एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई? यस, क्योंकि जो कि सेक्शन 166 में क्लियरली मेंशन है, यदि कोई पुलिस ऑफिशियल 354 509 के एलिगेशन आ जाते हैं तो सेम डे एफआईआर रजिस्टर करनी है। चलो, मेरी एमएलसी पेंडिंग थी, मेरा ओपिनियन आना बाकी था, जो पुलिस बहाना बना रही थी उस चीज को लेके, तो उसके बावजूद उस लेडी कांस्टेबल का कौन सा ओपिनियन आना था, जो कि उसमें 33 दिन लग गए उनको एफआईआर दर्ज होने में।
ये सरेआम ये सोलंकी गुंडागर्दी जी है। बहुत बहुत अहम मुद्दा उसका राकेश जी ने उठाया। उसका सर ये जानबूझ के इन्होंने इतने दिन बाद उस लेडी की एफआईआर करी है, तो क्योंकि ये जो मेट्रो में अंधेर जो गर्दी दिल्ली है, का ये वाकया है। ये अंधेर गर्दी नहीं है तो क्या है? ये सरासर मतलब एक सर मैं इसमें डिक्टेटरशिप थोड़ा कह ऐड लीजिए। करना चाहता हूँ शर्मा जी। जी 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 सोलंकी जी बताएं। सर इसमें एक मेन मेरे दिन बाद जो एफआईआर जो पुलिस कर रही है इनके खिलाफ, वो सिर्फ इस वजह से कि उस जगह पे जहाँ का ये वाकया है वहां पे सीसीटीवी कैमरे थे। अगर उसी दिन ये एफआईआर अगर होता कोई एलिगेशन ऐसा या ऐसा कोई वारदात होती लेडी हेड कांस्टेबल के साथ, तो अगर उसी दिन वो एफआईआर करते तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता, क्योंकि वहां कैमरे लगे हुए हैं और पुलिस की ये बिल्कुल झूठ पकड़ी ठीक है, जाती। लेकिन इतना सब लेकिन होने के इन्होंने जानबूझ बावजूद के भी इतने इतने दिन का डिले किया, या तो उस वो का नहीं, मतलब ठीक ठीक आपका ये है, मुद्दा है, या तो वो तो अब कोर्ट में बताया राकेश जाएगा, शर्मा कोर्ट जी में इस एंड पे, बात पर बहस और अगर होगी। कार्रवाई नहीं और वो तो अब ये कोर्ट का मुद्दा जी रह जी गया, कोर्ट में आएगा मामला जो भी होगा। बात ये है कि सरासर दिख रहा है कि इनके साथ बदतमीजी की जा रही है, की गई। सरासर दिख रहा है कि इतने दिन से एफआईआर लॉन्च नहीं हुई। तो क्या ये दिल्ली शहर जो राजधानी है, जहां ये कहते हैं कि इमीडिएटली आम आदमी की एफआईआर थाने में दर्ज होती है, अगर एक एडवोकेट की, वर्किंग एडवोकेट की एफआईआर नहीं दर्ज हो रही है, इट मीन्स पुलिस टोटली निरंकुश हो गई। कोई उन्हें लिहाज नहीं है, कोई डर नहीं है किसी तरह का। उन्हें वकीलों से तो खास तौर से उनको कोई डर नहीं है। ये वाकया इनके साथ हुआ है। मेरे पास बहुत सारे लोग रिपोर्ट करते हैं। और मैं आज थोड़ा सा बता दूं कि मेरे तो अपने घर में अभी मैंने अवॉइड किया लिटिगेशन को, कि जस्ट टू लोग ये ना सोचें कि मैं अपने पोजीशन का नाजायज फायदा उठा रहा हूँ। मेरा लड़का अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ लोकल शॉपिंग के लिए गया, और वहां एक नशे में धुत रिक्शा वाले ने उसको टक्कर मारी, और न केवल टक्कर मारी बल्कि खींच के ले गया नीचे दबा के। जब वो बाई चांस दो चार लोग वहां रुके, उसको उतारा, निकाला नीचे से, और उसको उसने जब एक आध थप्पड़ मारा, तो पुलिस वाले वहां जो लोकल बीट पर थे वो आगे कहते हैं, भाई तू बदमाश बन रहा है, इस बेचारे को मारेगा गरीब आदमी को। उसने कहा भाई देखो इसके मुंह से यहाँ तक बदबू आ रही है, ये शराब पिए हुए धुत है। और वो खुद कह रहा है सर गलती होगी, मैंने शराब ज्यादा पी ली इसलिए मैं गलत चला रहा था। इवन दो पुलिस वाला कह रहा है तू वकील, उसने कहा भाई मैं वकील हूँ, तमीज से बात करो। मतलब वकील है तो कोई खुदा है क्या, तेरे से हम ऐसे बात करें? अपनी कोर्ट में बात करना, ये उनका एटीट्यूड था, ये एक तरीका था बात करने का। उसने मुझे बताया कि आप जो है वैसे से बात करो। मैंने कहा इसको रहने दो, कोई बात नहीं, बच गया तो, चोट ज्यादा नहीं लगी है, खरोंचे लगी हैं जो भी लगा है। हालांकि बाद में अब पता लगा कि काफी गुम चोटें आई हैं गिरने की वजह से। तो बात वो नहीं है, मैं इसको उठाता, एसएचओ से बात करता। क्या ये सॉल्यूशन है कि हर एक इंसिडेंट के बाद बार इन्वॉल्व हो? क्या ये सॉल्यूशन है कि बार इन्वॉल्वमेंट के बाद भी काम ना हो तो फिर स्ट्राइक हो, हम ही लोग पिटे, हमारे साथ ही बदतमीजी हो, हमारे साथ ही अन्याय हो, और हम एक और काम करें कि हम स्ट्राइक कर दें और स्ट्राइक करके अपना ही नुकसान करें और पुलिस वाले आराम से सर बैठे? मैं जी जी राकेश जी बताएं। सर इसमें एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा। मैं परसों इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में विजिट करता हूं, जहां से मेरा ओपिनियन आना था। जब मैं वहां पे विजिट करता हूं तो मुझे पता चलता है मैंने वहां पे 28 डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए हैं अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स के। आईओ वहां पे जो भी एएसआई वीरेंद्र मेरे केस के अंदर इंक्वायरी ऑफिसर है अभी, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर तो नहीं कहूंगा, एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं हुई है। वो वहां पे इतनी बड़ी पुलिस की गुंडागर्दी है कि सिर्फ 4 मेडिकल के डॉक्यूमेंट जमा कराते हैं। मैंने वहां पे इनके सीनियर ऑफिशियल्स को सबको डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं। 28 पेपर्स थे, ये सिर्फ 4 पेपर दे के आए हैं। जब मैंने उनको ये चीज बताई तो बोल रहे मेरे को जो रेलिवेंट पेपर लगे मैंने वहां पे जमा करा दिए। यानी कि किस तरीके से हॉस्पिटल तक को मैनेज करने की पुलिस कोशिश कर रही है। और सोलंकी एक जी, तरफ दिल्ली पुलिस ये सर्कुलर ये जारी जो हो करती रहा, है अब कमिश्नर की। इसके इसके रिलेशन में हमने आपने स्ट्राइक कॉल कर दी, कल का एब्सटेन फ्रॉम वर्क है, ठीक है। सर बट एब्सटेन अब फ्रॉम इसमें, वर्क किया है, स्ट्राइक हाँ नहीं है एब्सटेन फ्रॉम ये वर्क, कांट यस यस, मैं भी उसको सुधार रहा हूँ। लेकिन 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 क्या क्या डिमांड रहेगी अब आपकी इस बारे में? हमारी डिमांड यही है कि जो हमारे खिलाफ, हमारे भाई के खिलाफ जो एफआईआर करी है झूठी, उसको कैंसिल किया जाए, हम्म। और इनकी जो कंप्लेंट है उस पे
सख्त कार्रवाई करें और तुरंत से तुरंत करें। अगर इस पे कार्रवाई नहीं होती है तो हम आगे और कुछ स्ट्रिक्ट जो एक्शन, जो स्टेप्स बनेंगे, हम वो लेने को तैयार नहीं, हैं। स्ट्रिक्ट एक्शन का तो ये है ना, इमीडिएटली एफआईआर हो कल, और जी इनके इनकी तरफ से वो विड्रा हो, या वो को जो भी है क्वेश्चन के बिल्कुल, लिए जाए, उसको कैश बिल्कुल किया सर, जाए। बिल्कुल। और जिन्होंने ऐसा जी सर। बदतमीजी किया है, जिन्होंने ऐसा ये अटेम्प्ट किया है किसी जुर्म को छुपाने के लिए, एक और जुर्म कर दिया कि एक नाजायज एफआईआर एक किसी शरीफ आदमी पर लॉन्च कर देते हैं, तो क्या उन पुलिस वालों को खिलाफ सस्पेंशन या उनके खिलाफ एक्शन की बात नहीं आएगी? होना चाहिए। पहली नहीं, बात तो हमारी क्या ये डिमांड शुरुआत में तो नहीं ये है? क्या ये ये डिमांड में रहेगा नहीं सर, है? लेकिन हम स्टेप वाइज कर रहे हैं। अगर शुरू में ही ये जाएगा, हम चाह रहे हैं कि किसी तरीके से जो हमारे भाई के खिलाफ झूठी एफआईआर हुई है वो कैंसिल हो, और हमारे भाई की जो कंप्लेंट है वो एफआईआर रजिस्टर हो। उसके बाद हम भी कोर्ट में ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी कोर्ट में ही आ नहीं, जाए, कोई दिक्कत की बात ही नहीं बात है नहीं, ऐसे। मेरा मेरा इसमें थोड़ा सा मैं इत्तेफाक नहीं रख रहा हूँ। हम डिफेंडिंग मोड में आ गए कि हमारे खिलाफ एफआईआर होगी, तो अब हम रिक्वेस्ट ये कर नहीं, रहे हैं एक तरह डिफेंडिंग से कि वो एफआईआर ना डिफेंडिंग नहीं है होके सर, हमारी एफआईआर की जाए। ठीक है, वो कर दे, लेकिन दोनों जिन ही है लोगों सर। ने ये बदतमीजी डिफेंडिंग की नहीं, है, मैं अटैक बार भी है। बार वर्ड बदतमीजी यूज कर रहा हूँ, मैं बार बार जी। अनजस्टिस की बात कर रहा हूँ, क्या उन पुलिस ऑफिशियल के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं होना चाहिए? क्या ये डिमांड कमिश्नर पुलिस को नहीं करनी चाहिए? जैसे ही सर आप इस बात के पीछे भी बात देखिए, अगर कोई एफआईआर कैंसिलेशन में जाएगी, अगर कोई एफआईआर कैंसिलेशन में जा रही है तो इट मींस कि वो झूठी थी। उस पे आगे का स्टेप भी तो है। हम ये तो नहीं है कि वो एफआईआर कैंसिल हो गई, जो झूठी 354 की एफआईआर करा दी वो कैंसिल होगी। वो कैंसिल होने तो दीजिए, सपोज उसके वो नहीं बाद करते, आगे भी चल। सपोज उन्होंने जो किया बहुत सोच समझ के किया होगा। पहले भी द्वारका में इन बातों को लेकर के कोई स्ट्राइक बात हुई नहीं है, सर, पहले भी हुई है। कोई बात पहले नहीं। भी एक हाँ जी, हाँ जी, एडवोकेट के घर में पुलिस वाले पहुंच गए थे, जैसे टेररिस्ट के घर पहुंचते हैं, और वो हाँ जी, बाद हाँ में जी, बड़ा उसका जी जी। स्ट्राइक भी रही, कई दिन स्ट्राइक रही। तो मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, आप तो कोऑर्डिनेशन कमेटी के भी सेक्रेटरी हैं, क्या अगर जी कल ये स्टेप नहीं लिया जाता, क्योंकि स्ट्राइक या अब्सटेन फ्रॉम वर्क इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, इसका कोई मैकेनिज्म आप डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन कमेटी में, ताकि इस तरह की वारदात ना हो, अगर हो तो उनको इमीडिएटली विद इन 24 आवर्स पे कॉग्निजेंस लिया जाए? सर, अभी द्वारका तक ही सीमित रखा गया है, क्योंकि जब पूरी दिल्ली की अगर करेंगे तो उसमें हम सबको साथ लेके चलना होता है, सबसे राय मशवरा करके चलना होता है। अगर मैं इस पे एब्सटेन कार्रवाई की नहीं बात नहीं होती कर रहा, है एक तो मैकेनिज्म मैकेनिज्म शुड बी देयर। आप तो इसलिए कह रहा हूँ कि मैकेनिज्म आप के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी के भी ऑनरेड सेक्रेटरी हैं, तो सारे लीडर्स को बैठ सर, करके क्या कोई मैकेनिज्म सिस्टम नहीं बनाना बीसी चाहिए? बीसीडी का एक ऑलरेडी एक सर्कुलर इशू कर रखा था, जिसमें दिल्ली पुलिस के सीपी ने भी अपने सारे एसएचओज और डीसीपीज को भी एक सर्कुलर दिया था, जिसके अंदर ये था कि अगर कोई भी दिल्ली में किसी वकील के खिलाफ आप एफआईआर करते हो तो उनकी बार को जरूर इंटीमेशन किया जाए, उनकी बार को अपने लेकिन यहाँ ऐसा कुछ बात नहीं हुआ, ये भी वायलेशन सारी हुआ, ये भी रखें। वायलेशन है। ऐसा अभी चल ही नहीं रहा है सर, कहीं पे कोई यूज नहीं कर रहा है उस चीज को। ठीक है, सब अपना, दिल्ली पुलिस को ये लगता है कि जो उनके यहाँ पे आज तक चलता आ रहा है, थानों में जो चलता है कि एसएचओ वहां का कौन लगेगा, कितने पैसे देगा, एसएचओ उसी हिसाब चलिए, से बीट अब ऑफिसर मैं लगाता है, उसी इसको, हिसाब से आईडी आज की लगाता इस बात को मैं वो करते हुए एक सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ, इसके पीछे आप रीजन क्या मानते हैं, क्या कारण है इस तरह का जो एडवोकेट्स के साथ ये बदतमीजी बढ़ती जा रही है? एडवोकेट्स का जो रेस्पेक्ट है वो बिल्कुल उनके लिए जीरो है, उनके दिमाग में, उनके व्यवहार में। क्या कारण मानते हैं आप, क्या रीजन हो सकता है है। इसका इसका रीजन सर एक ही है कि दिल्ली पुलिस में दो प्रकार के आदमी हैं। एक तो जो नेक दिल हैं, साफ दिल से चलते हैं, जो रिश्वत नहीं लेते हैं। उसमें ये क्या होता है, जिसको कानून का पता नहीं है, वकील कोई चला जाएगा थाने में, तो जिसको जो शरीफ आदमी होगा, ईमानदार होगा, वो कहेगा वकील साहब ठीक है कानून बताइए। अगर वकील कानून बता देता है, वो उसका सोल्यूशन मिल जाता है। लेकिन दूसरे प्रकार का जो व्यक्ति है, जिसने करना ही भ्रष्टाचार है और गलत रास्ते पे चलना है, वो जैसे ही किसी वकील को देखेगा उसके मन में आ जाएगा और कि मेरी ज्वाइन कर गाड़ी लो। खत्म हो गई। हाँ जी, कर लो स्टार्ट, कर लो, 1 मिनट में कर लो। हाँ, जो ये नहीं, भ्रष्टाचारी दिल्ली पुलिस आपने वाले कहा हैं, कि कुछ पुलिस वही। वाले ईमानदार हैं, वो सुनते हैं, हाँ जी वो ईमानदार पुलिस वाले मुझे तो नहीं मिलते हैं कहीं, मुझे तो सर, अभी तक मिलते हैं, थानों में तो नहीं कई मिले। जगह मिलते हैं। थानों नहीं, में थानों में अब आप वो बड़े बेचारे लीडर हैं, साइड में आपको मिल लगाए गए दिए होंगे, जाते हैं ना वो। बट मुझे और राकेश को तो नहीं मिले। ये भी 2 महीने से चक्कर काट रहा है।
तो हमें नहीं मिल पाए हैं हर प्रकार के बट हैं सर, लेकिन जो दूसरे प्रकार के हैं, जो गलत आदमी हैं, उनको जब लगता है कि वकील आ गया ये कानून की बात करेगा और तुम्हारी जो पैसे का लेन देन या जो भी तुम्हारी गुंडागर्दी है वो खत्म होएगी या खराब होएगी, उनको वो देखते ही ना मन में अंदर से आग लग जाती है। वो इस प्रकार का काम करते हैं। सर अगर आप मेरा देखेंगे तो बहुत मेरा सारे, तो ये है, ठीक है, हर प्रकार पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है। मेरा सिर्फ ये है कि मैं चाहता हूँ आपके माध्यम से, क्योंकि आप एक जिम्मेदार ओहदे पर हैं, मैं चाहता हूँ कि ये तो एक बात हो ही हो कल पुलिस से या जिससे भी होगी, डिस्ट्रिक्ट जज को इन्वॉल्व करें या जो भी करें, लेकिन एक मैकेनिज्म प्रॉपर ऐसा बनाओ, या बनाना चाहिए सारी बार एसोसिएशन के लीडर्स को, कोऑर्डिनेशन कमेटी की एक अहम जिम्मेदारी है ये, ताकि इस तरह की वारदात रोज ना हो। अब आप देखिए, एक वकील के साथ बदतमीजी होती है, उसके साथ टॉर्चर होता है, उसकी पिटाई होती है, वो घायल होता है या उसको घायल किया जाता है, फिर वो धक्के खा रहा है, फिर वो हॉस्पिटल्स में जा रहा है, थानों में जा रहा है, बार एसोसिएशन लीडर्स के पास सर जा रहा सारी चीज होगी, है। जी सर। मैकेनिज्म भी बनेगा, सब होगा। सर सर जो मैंने आईडी पासवर्ड है वही है, बस आप आईडी दबाओ हो जाएगा। ओहो, फिर चलो कोई, चेक कर लो। सर मेरे को एक बार प्रोग्राम में जाना है, मैं बस हो थोड़ा गया, सा वो शर्मा जी समझ का थोड़ा फोन सा, था, प्रेसिडेंट साहब का, वो वो नेटवर्क एक्चुअली कॉल प्रॉब्लम भी आ कर रही है रहे थे, उनको। मैं उठाया नहीं मैंने उनका। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम तो आ रही है उनको। एनीवे, मैं एक आप से, लोगों से, सभी से जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, जो बातचीत को सुन रहे हैं, मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अपने तमाम जो लीडर्स हैं बार के, तमाम बीसीडी के जो मेंबर्स हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट ओहदों पर बैठे हैं, कि इसमें बहुत सीरियसली सोचो। ये कोई तरीका नहीं है कि हर मुद्दे को एक इशू बना करके पेश किया जाए, फिर उसमें एक लड़ाई लड़ी जाए, फिर हमने क्या जीता, हम क्या हार रहे हैं, हम सब कुछ हार रहे हैं, क्या जीतेंगे? अगर एक एफआईआर क्वैश होगी, झूठी एफआईआर है तो क्वैश करनी है, लेकिन जो एफआईआर करने वाले हैं झूठी, उनके खिलाफ अगर कोई एक्शन नहीं होता है तो पुलिस में कोई इसका इम्पैक्ट नहीं जाने वाला। मैं सिर्फ ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ तमाम उन लीडर से कि प्लीज इस पे थोड़ा सा बहुत गहराई से सोचें। आज ये राकेश शर्मा के साथ है, कल जितेंद्र सोलंकी जी के साथ होगा, परसों किसी तीसरे के साथ होगा, तो ये चीजें, ये इंतजार ना किया जाए कि जब हमारे साथ होगा तब हम देखें। ये हमारी तो सोर्स है, हमारे पास तो बड़े ऑफिसर जानकार हैं, तो हमारे साथ कुछ नहीं, क्योंकि ये धीरे 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 वायरस फैलेगा। और ये डिसरेस्पेक्ट का जो एक चलन चल गया है दिल्ली पुलिस की तरफ से, ये बहुत ही घातक है एक पूरी कम्युनिटी के लिए, लीगल फ्रेटर्निटी। तो सर मेरा आप लोगों से यही दरख्वास्त है, आप कोऑर्डिनेशन कमेटी में इस बात को रखें, चाहे एब्सटेन फ्रॉम वर्क ना करें बार्स में, लेकिन उन तमाम लीडर्स को कल बुलाएं, उनसे बैठ के बातचीत करें और इसको, मुद्दे को एक परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ लेके जाएं। ये मेरी रिक्वेस्ट। और जी बिल्कुल, हम इस पे राकेश जरूर जी, कार्रवाई आपको करेंगे। न्याय मिलेगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। लीडर्स जो बार के हैं आपके साथ हैं, और जहां मेरी जरूरत होगी, मेरे से मतलब इस चैनल की जरूरत होगी, हम आपके साथ खड़े हैं हर वक्त। और शर्मा जी जुड़ गए, 1-2 मिनट का टाइम है, उनसे भी हम राय सर ले मैं लें। इजाजत बस चाहूंगा बस सर, तीन प्लीज मिनट सर। में मैं खत्म कर रहा हूँ। अब ये ना कहे ना लोग कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रहती, प्रेसिडेंट आगे तो अरे सेक्रेटरी नहीं लगे। सर, सर मेरे को जाना है, वो थोड़ा प्रोग्राम आई ऐसा है। नो आज बहुत बिजी मैं शेड्यूल है शर्मा जी का, जहाँ तो मैंने जहाँ रास्ते में आपने पकड़ा जाना है आपको। वहां हमने आना है। हम जी पहुंच गए जी वहां। जी, सर शर्मा जी इसीलिए मैं लेट वेलकम हो रहा हूँ, मैं आपका। निकल रहा हूँ सर। डिटेल अच्छा सर, चलो, डिटेल जहाँ चलता इन्होंने हूँ, ठीक है जाना है वहां पहुंच गए। ठीक है। मैं शर्मा चलता जी हूँ सर, डिटेल ठीक, में बात थैंक यू सर। राकेश शर्मा हाँ जी जी। से भी हुई है, जितेंद्र सोलंकी जी से भी हुई है। मैं सिर्फ ये आपसे जानना चाहूंगा, बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ द बार एसोसिएशन, और आप तो कोऑर्डिनेशन कमेटी के भी चेयरमैन रहे हैं इससे पहले, इस तरह के मुद्दों पे एक सटीक कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है? क्या रीजन समझ? ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं हो पा रही है। रीजन ये है कि कार्रवाई वो करना नहीं चाहते। कई बार जहां मामला होता है कि भाई पुलिस ऑफिसर इन्वॉल्व है, तो वो कोशिश करते हैं कि पुलिस ऑफिसर को अपने को बचाने के लिए, इसलिए वो कार्रवाई नहीं करते। तो हम पुलिस ऑफिसर्स को तो वो बचा लें, हम अपने वकील भाइयों को बचाने के लिए क्या करें? बीइंग ए जिम्मेदार हम लीडर अपने आप। वकील भाइयों को बचाने के लिए हम अपना लीगल एक्शन लेंगे। ऐसा उनको बचाने के लिए हम अपना लीगल एक्शन तो हमारे पास है। अगर मान लीजिए आज वो केस रजिस्टर नहीं करते हैं या अगर गलत केस रजिस्टर करते हैं, तो हमारे पास लीगल रेमेडीज हैं, वो हम लेंगे। जैसे डीसीपी एंड कमिश्नर को, इनको सबको हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं, डीसीपी मेट्रो को
और अभी क्या सारी सबको जितने भी कंपिटेंट ऑफिसर्स हैं, सीनियर्स हैं, सबको आज भेजी गई है रिप्रेजेंटेशन कि भाई इसमें एज सुन एज पॉसिबल आप इसको जो फॉल्स केस रजिस्टर किया है इसको खत्म करें और इनके खिलाफ जो हायरिंग ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ एक्शन लो। तो सर कल ये एब्सटेन फ्रॉम वर्क है, अगर ये आपकी डिमांड या जो आपका जस्टिफाइड बातचीत है इसको नहीं गौर किया जाता, इस पे अमल नहीं किया जाता, देन वी विल डिसाइड इन द मीटिंग, जो आगे फर्दर हमारे एग्जीक्यूटिव बैठेंगे और अपने जो सीनियर्स हैं उनके साथ कंसल्ट करके जो आगे होगा वो आपको बिल्कुल जरूर बता देंगे कि आगे हम लोग ये करेंगे। और लीगली हम साथ साथ चल ही रहे हैं, मीटिंग्स भी कर रहे हैं सीनियर ऑफिसर्स के साथ, और साथ में लीगली जो है 156(3) उनके खिलाफ, 156(3) सीआरपीसी में भी उनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं हम लोग। जिन पुलिस वालों ने ये बदतमीजी की है, एक ने तो मारा वो तो है जी ही है, जिन्होंने इनकी एफआईआर लॉन्च नहीं की, जी। जिन्होंने इनकी वो बताया इन्होंने कि हॉस्पिटल में भी अब मैनेज करना चाह रहे हैं डॉक्टर्स को भी, तो ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ कोई एक्शन के लिए आप लिखेंगे? हमने ऑलरेडी उनके खिलाफ लिखा भी है कि भाई इसके इन जो ऐसे पुलिस ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ अगर जरूरत पड़े उनको सस्पेंड करें, और खासकर जो एसएचओ वगैरह हैं जिन्होंने ये जानते बूझते कि भाई ये हुआ क्या था और उसके बावजूद अपने ऑफिसर्स को बचाने के लिए झूठा केस तो आपके इन एफर्ट से सख्त सख्त कार्रवाई करने के लिए ऑलरेडी हम कमिश्नर को कह चुके हैं। ओके, आपके इन एफर्ट से जो विक्टिम राकेश शर्मा एडवोकेट हैं, ये मान लें कि इनको शर्मा, जस्टिस आपकी आवाज मिलेगा? नहीं आ रही। राकेश शर्मा विक्टिम को जस्टिस मिल जाएगा आपके बातों से? एरिया में हूँ। ओके, चलिए मैं ये मान लूं कि आपके जो प्रयास 100% हैं, मिलेगा, 100% मिलेगा। नहीं अगर मान लीजिए ये पुलिस, जी हेलो, ठीक है सर, थैंक यू आप ये पुलिस फाइनल अथॉरिटी नहीं है। जी ओके, थैंक यू शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, आपको मैंने डिस्टर्ब किया, शादी में जा रहे हैं आप, शादियों का माहौल है और मेरे को भी जाना है, बट दिस इज एन इमरजेंसी कॉल एनीवे। थैंक यू ऑल, एंड राकेश जी आप अश्योर करते हैं हम आपको ऑन बिहाफ ऑफ बार एसोसिएशन एंड थैंक लीडर्स यू। कि आपको न्याय मिलेगा। थैंक यू सर, मैं थैंक यू ऑल। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको, प्रेसिडेंट साहब को, सेक्रेटरी साहब को और अपने सीनियर्स को धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने मेरे को इतना जो इस टाइप से जस्टिस दिलाने के लिए आप लोगों ने मुहिम उठाई है। मैं चाहता हूं कि जो भी एररिंग ऑफिसर है उनके खिलाफ एक्शन लिया नहीं, जाए ये और केवल जल्दी से आपके लिए जल्दी। नहीं है, मैं तो जनरल बात कर रहा हूँ, मैं सबके लिए यही होना चाहिए, एक मैकेनिज्म बनना चाहिए और उस मैकेनिज्म पे काम होना चाहिए ताकि किसी के साथ ऐसी बदतमीजी इन फ्यूचर में ना हो। इसी उम्मीद के साथ आज के लिए दोस्तों इतना ही, कल देखते हैं वहाँ स्ट्राइक एब्सटेन फ्रॉम वर्क है और क्या मुद्दा होता है, मैं आपसे दोबारा मिलूंगा दोस्तों, बताऊंगा क्या हुआ, कल की मीटिंग्स में क्या होता है, ये बात सारी मैं आपको तफसील से बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत।